गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्यस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 11th सेल। राइट, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ये सभी मतलब कि ये जो सेल के बारे में आपको बोला गया है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको बहुत पहले से ही पता है, आपके स्टडी में आगे भी आ चुका है। बट यहाँ पर हम जो देखेंगे वो होगा पहले तो सेल क्या है, ठीक है। उसके बाद सेल से रिलेटेड बहुत सारी थियरीज दी गई है आपको, उसके बारे में हम देखेंगे। देन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वैसे देखें तो ये जो चैप्टर है हमारा सेल, राइट, उसके अंदर हम लोग पूरे सेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, राइट, और प्लांट सेल भी देखेंगे एंड एनिमल सेल भी देखेंगे, राइट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करेंगे और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये चीज़ें हमको पता है, जब भी हम आजू बाजू में देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट एन इमिनेंट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स हैड। देखो, आपको मतलब कि बोला गया है कि आपको कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्यों लिविंग है, ठीक है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी स्ट्रक्चर, शेप, जो भी सब कुछ है वो क्यों डिफरेंट है, ठीक है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर क्या होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है सेल, राइट। अगर देखो बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा कि सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। और अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, मल्टी, राइट। मल्टी का मतलब भी होता है कि मल्टीप्लाई। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि दो से ज़्यादा जब ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखो, आपको बोला गया है यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, राइट, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि देखो, अगर कोई भी प्लांट है, राइट, प्लांट है, अगर वो सूख गया तो क्या उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे? हाँ, उसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्लांट था वो पहले क्या था, लिविंग था, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। अगर वो डेड हो जाए फिर भी जो भी सेल्स जो हैं प्रेजेंट वो तो होने ही वाले हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो न्यू सेल्स जो फॉर्म होते हैं उसके वो स्टॉप हो जाते हैं, राइट। आगे देखते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है तो कि कुछ जो सेल्स है वो कैसे बने हुए, सिंगल सेल से बने हुए हैं, उसे हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। while others like us मतलब कि ह्यूमन बींग्स composed of many cells and are called multicellular organisms, उसे हम क्या कहेंगे, multicellular organisms। मतलब कि जिसके अंदर भी एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सभी किसके अंदर इंक्लूड होंगे, मल्टीसेल्युलर सेल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सेल। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सेल्स क्या है, राइट। देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बोला गया है, राइट।
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखो, अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक एमीबा, पैरामोशियम, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने सुनी है, राइट। तो उनके पास भी इंडिपेंडेंटली, मतलब कि सिंगल सेल भले है बट उसके पास बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जो भी उसको फंक्शन करना है फॉर देयर लाइफ, उसे जिंदा रहने के लिए, राइट, उसे जो भी फंक्शन करना है वो सभी फंक्शन वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं। देन परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो भी फंक्शंस करने हैं वो सभी करेंगे वो फंक्शंस। दूसरी चीज़, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब अगर कोई भी ऐसा सेल है जिसके पास कंप्लीटली पूरा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि सेल है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, अगर वो सभी चीज़ें में से उसके पास अगर कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी तो क्या होगा कि वो जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर किसी भी सेल को खुद का काम करना है तो उसके पास खुद का सेल, राइट, सेल ऑर्गेनेल्स, उसका न्यूक्लियस और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंस है, साइटोप्लाज्म, रिबोसोम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, ये सभी चीज़ें उसके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ही वो एक सिंगल सेल खुद का काम कर सकेगा, अदरवाइज वो खुद का काम नहीं कर पाएगा। देन हैंस सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, राइट, मतलब कि उसका जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का, उसका खुद का अलग अलग पोर्शन का अलग अलग काम होता है। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारा जो हाथ है उसका काम हम कैसे करते हैं, फॉर वॉक, राइट। फिर हमारा जो हाथ है उसका काम हम सभी चीज़ों में अलग अलग चीज़ों की तरह वर्क करते हैं। फिर अगर हमारी आइस के बारे में बात करें, माउथ के बारे में बात करें, तो उन सभी पोर्शंस का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली गई है कि जो सेल है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सेल्स ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट, अलग अलग है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सेल है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल, और वो भी लिविंग सेल देखने को मिलेगा। देन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक यह साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बोला, फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। उन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल है उसको देखा, राइट, उसको देखा एंड उसके बारे में स्टडी की, उसे डिस्क्राइब किया कि सेल कैसा दिखता है, राइट। तो कौन था साइंटिस्ट, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। देन उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, राइट, क्यों, कौन सा साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। मतलब कि हमें पता था कि सेल प्रेजेंट है, राइट, बट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो हमें किन्होंने बताया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। देन द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, राइट। अभी हम लोगों को पता है कि माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए, एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब स्टार्टिंग में क्या था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, बट हमारे पास अभी के टाइम पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आते हैं। स्कैनिंग, मतलब कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप है। उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेल के बारे में, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसकी हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ये था सेल, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं सेल थियरी। तो सेल थियरी हमें क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो क्या बोला गया है आपको, इन 1838 मैथ्यूस स्क्लेडिन, अ जर्मन बोटानिस्ट,
राइट। बोटानिस्ट इन द सेंस जो भी प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बोटानिस्ट। Expand a large number of plants and observe that all plants are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट्स लिए और उनके अंदर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है उनके अंदर जो सेल्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है वो एक साथ जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज फॉर्म करते हैं, राइट। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर स्कीवान, कब, इन द 1839, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजिस्ट, राइट। मतलब कि पहले हमने क्या देखा कि एक बायोलॉजिस्ट थे, राइट, मतलब कि बोटानिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि प्लांट्स के बारे में स्टडी की। अब ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला, वो एक जूलॉजिस्ट है, मतलब कि जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उन्होंने भी क्या देखा कि जो भी एनिमल्स है, मतलब कि डिफरेंट जो एनिमल्स है, राइट, उनके अंदर जो भी एनिमल सेल है वो भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स प्रेजेंट है। देखो, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। क्या बोला कि सेल जो है उसके पास एक थिन आउटर लेयर है विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक चीज़ और कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबसे पहले किन्होंने आइडेंटिफाई की थी, तो थॉमसन स्कीवान ने, राइट, ये आपको याद रखना है। देन ही ऑल्सो कंक्लूडेड basis of his study on plant tissue the presence of cell wall is unique characters of the plant cell। देखो, आपको पता है कि जो भी प्लांट है, राइट, प्लांट के अंदर जो सेल्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर टिश्यूज फॉर्म करेंगे। दूसरी एक चीज़ और कि जो भी प्लांट है उसके पास जो सेल्स है उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट, और अलग अलग प्लांट सेल के ऊपर जो भी सेल वॉल है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो अलग अलग होता है। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कीवान प्रपोज द हाइपोथेसिस। इसके बेसिस पर स्कीवान ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दी that the bodies of animal and plants are composed of cells and product of cell। क्या, तो कि जो भी प्लांट की या फिर एनिमल्स की जो भी बॉडी हो किससे बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, राइट, वो सेल्स से बनी हुई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। देन आफ्टर स्कीडिन एंड स्कीवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों साइंटिस्ट कंबाइन हो गए और उन दोनों ने मिलकर सेल थियरी दी। अब आपको अगर पूछा जाए एमसीक्यू में कि सेल थियरी किसने दी थी, तो आप दोनों का नाम लिखोगे, स्कैंडियन एंड स्कीवान, दोनों का नाम लिखोगे, ठीक है। दिस थियरी हावेवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म। बट एक चीज़ और थी कि इन्होंने जो थियरी दी उसके ऊपर उसके बेसिस पर हम लोगों को ये नहीं पता था कि जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आपको किसी भी जगह पर आपको अगर लग जाता है, राइट, तो वहाँ पर न्यू सेल्स डेवलप होते हैं, राइट। तो ये जो न्यू सेल्स डेवलप होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कौन सी प्रोसेस से होते हैं, ये हमें सेल थियरी से पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव, राइट, रुडोल्फ विर्चोव। In the 1855 first explained that cell divided a new cell and form pre-existing cell। मतलब कि जो भी न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो किस में से होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो पहले से ही सेल्स प्रेजेंट है उसी सेल्स का यूज़ करके, मतलब कि उसी का डिवीज़न होके, सेल डिवीज़न होके न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं,
देन उसे क्या नाम दिया गया, ओम्सिस सेली, ठीक है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेडिन एंड स्कीवान टू गिव द सेल थियरी अ फाइनल शेप। उन्होंने क्या किया कि जो सेल थियरी थी उसको, मतलब कि जो भी हाइपोथेसिस दी थी हमें स्केलेडिन एंड स्कीवान, उन दोनों ने, उनके अंदर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ चेंजेस किए और हमें सेल थियरी जो थी उसके बारे में फाइनल सेल थियरी हमें दी। सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब कि जितने भी सेल्स हैं, राइट, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जितने भी सेल्स फॉर्म हुए हैं वो सभी सेल्स किस में से फॉर्म हुए, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है उसका सेल डिवीज़न होगा और उसमें से दूसरे न्यू सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है स्टैंडर्ड 11th, उसका टॉपिक नंबर 8.3 एन ओवरव्यू ऑफ सेल, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या बोला गया आपको। You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cell under the microscope। में भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑनियन पील, राइट, मतलब कि जो ऑनियन होते हैं ना उसके ऊपर आप लोगों ने जब किसी भी ऑनियन को अगर स्लाइस करोगे तो आपको एक ऑनियन के ऊपर एक पतली सी वाइटिश लेयर आपको देखने को मिलेगी जो है ऑनियन पील। एकदम पतली वाइटिश लेयर होती है और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, राइट, जिसे हम कहते हैं ऑनियन पील। या फिर ह्यूमन चिक, आपके जो चिक सेल्स होते हैं ना, राइट, मतलब कि गाल, राइट, गाल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना उसके बारे में, उसे अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी जो सेल्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि आपके जो टिश्यूज़ है ना वो बहुत सारे डिफरेंट सेल से बने हुए हैं, ठीक है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, राइट। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। देखो, अगर हम ऑनियन सेल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बोला गया आपको कि जो ऑनियन सेल है वो एक प्लांट सेल है, राइट, और प्लांट सेल के जो भी ऑनियन सेल की जो सेल वॉल है, राइट, उसकी जो भी सेल वॉल है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुई होगी, ठीक है। बट क्या बोला गया है कि उसकी जो बाउंड्री होगी ना वो किससे बने हुई है, सेल वॉल से बनी हुई है, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल के अंदर एक जो लेयर प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पता चल गया आपको कि जो सेल वॉल होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और दूसरे सभी ऑर्गेनेल्स यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये था एक प्लांट सेल, एक सिंपल ऑनियन सेल के बारे में था। आगे देखते हैं, द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, राइट। यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि जो भी ह्यूमन
चिक सेल जो होगा वहाँ पर भी आपको एक आउटर मेम्ब्रेन तो देखने को मिलेगी, बट वो कैसी होगी कि जो हम लोगों ने ओनियन पिल सेल के अंदर देखा ना, उससे डिफरेंट होगी, अलग होगी, राइट। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये भी चीज़ हमको पता है कि जितने भी सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी ह्यूमन सेल्स होते हैं ना, ह्यूमन के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो तो आपको आउटर मेम्ब्रेन तो देखने को मिलेगी ही, बट आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस आप लोगों को पता है, राइट, न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होके रहता है। देन दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम का काम क्या है, वन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट सेल में से किसी भी न्यूबॉर्न सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, राइट। क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल इन द सेंस डीएनए प्रेजेंट होगा। देन आफ्टर cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic। मतलब कि जो भी सेल्स जो है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट, जिसके ऊपर मतलब कि जितने भी सेल्स है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, राइट, न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। whereas the lack a membrane bound nucleus are called cytoplasmic या फिर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मतलब कि जो भी सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस के ऊपर भी अगर कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या, कौन से सेल्स कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। बट अगर कोई भी सेल है जिसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई भी एक लेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो दोनों सेल्स है वो मैं आपको जब आगे डायग्राम दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर आइडिया आ जाएगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर में है क्या, राइट। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, राइट। सेल के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा या फिर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो जेनेटिक मटेरियल और या फिर जो भी डीएनए था उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, राइट। अगर ये लेयर प्रेजेंट होगी तो उससे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स, राइट। और अगर दूसरा कोई भी सेल है जिसके डीएनए के ऊपर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है, राइट, लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में था। आगे देखते हैं। whereas lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। उसके बाद in both prokaryotic and eukaryotic cell a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies a volume of the cell। मतलब कि अगर कोई भी सेल है, राइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अलावा जितनी भी स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और साइटोप्लाज्म आप लोगों को पता ही है क्या होता है, राइट। अगर नहीं पता है तो जब हम आगे का जो टॉपिक है हमारा 8.4 टॉपिक, उसके अंदर जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर आइडिया आ जाएगा कि साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, डीएनए क्या है और सेल के अंदर जो भी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, राइट। आगे देखते हैं। द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिक फंक्शन के लिए, मतलब कि जो सेल के जो काम के लिए बेसिक यूनिट चाहिए हमें, वो कौन प्रोवाइड करता है, तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है।
वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हम आगे जब पढ़ेंगे ना, हमारे चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 उन सभी चैप्टर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, प्लांट या फिर किसी भी एनिमल सेल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि अगर कोई भी साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इम्पोर्टेंट है किसी भी सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। देन आफ्टर, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि अगर किसी भी यूकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, मतलब कि उसके अलावा उसके पास बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये सभी चीज़ें जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सभी जो हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स देखे अभी, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सभी चीज़ें जस्ट खाली आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइट, after that, ribosomes are non-membrane bound organelles that found in all cells, both prokaryotic as well as eukaryotic। मतलब कि जो रिबोसोम्स है, रिबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। फिर भी आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी। उसके बाद विद इन द सेल रिबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। देखो, आपको क्या बोला गया है कि जो भी रिबोसोम है वो आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि वो जस्ट खाली आपको साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं देखने को मिलेगा, इन द सेंस साइटोप्लाज्म के अंदर तो प्रेजेंट है ही, बट उसके अलावा बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन सा है? दूसरा आपको बोला गया है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लांट के अंदर, राइट। प्लांट्स के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो उस क्लोरोप्लास्ट में भी कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? मतलब कि रिबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देन आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेंस पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा रिबोसोम। एंड लास्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि ER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको देखने को मिलेगा एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। क्या? तो रिबोसोम्स। देन आफ्टर एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड द सेंट्रियोल। एनिमल्स के अंदर दूसरे सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? दे कंटेन अ सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का काम क्या है? जब भी किसी भी सेल का डिवीजन होता है, राइट, तो वो किसकी हेल्प थ्रू होता है? तो सेंट्रियोल की हेल्प थ्रू ही होता है। ये आपको याद रखना है। देन सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, मतलब कि जो भी अलग अलग सेल्स हैं उन सभी सेल्स का शेप, साइज एंड उसका फंक्शन या फिर एक्टिविटीज सभी की अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल आपको बोला गया है यहाँ पर माइकोप्लाज्मास। तो स्मॉलेस्ट सेल are only 0.3 micrometer in length
राइट। मतलब कि माइकोप्लाज्मा जो सेल है वो सबसे छोटे सेल्स है जिसकी साइज है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, मतलब कि उसकी लेंथ बोली गई है आपको। वाइल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब कि बैक्टीरिया की साइज कितनी हो सकती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकती है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, राइट। ऑस्ट्रिच जो है वो क्या है, तो सिंगल सेल होता है, मतलब कि उसका जो भी एग है ना उसके अंदर से अगर आप सिंगल सेल को आइसोलेट करो तो सबसे बड़ा जो सेल है वो आपको किस में से मिलेगा, ऑस्ट्रिच में से, ठीक है। अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, मतलब कि जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसीज, हमारे अंदर जो आरबीसीज प्रेजेंट होता है उसकी साइज क्या है, तो 7 माइक्रोमीटर। देखो एक चीज़ और, आपको यहाँ पर सभी सेल्स बताए गए हैं। आरबीसीज दिया गया है आपको, वाइट ब्लड सेल्स दिया गया है, कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स बोला गया है आपको, देन नर्व सेल्स, ट्रेकिएट्स एंड मेसोफिल सेल। ये सभी सेल्स जो है वो आपको, कुछ सेल्स जो है वो एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, कुछ जो सेल्स है वो आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट सभी सेल्स का काम भी अलग है, उसका शेप भी अलग है और उसका फंक्शन भी अलग है, और उसकी साइज, राइट, साइज, शेप एंड फंक्शन ये सभी सेल्स का अलग अलग होता है। जैसे उसका शेप चेंज होगा या फिर उसकी साइज चेंज होगी, वैसे वैसे उस सेल का जो भी फंक्शन है वो भी चेंज होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखें तो नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल क्या है, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, मतलब कि उसका जो शेप है वो भी कैसा है, डिफरेंट शेप है। दे मे बी डिस्क लाइक, मतलब कि डिस्क शेप हो सकते हैं, जैसे कि हमारे घर पे जो थाली होती है, राइट, मतलब कि डिस्क शेप हो सकते हैं। देन पोलीगोनल, कोल्यूमिनार, क्यूबोइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेग्युलर, मतलब कि अलग अलग सेल्स के शेप होते हैं। देन द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, राइट। ये चीज़ भी मैंने आपको बोली थी कि जो भी सेल्स का जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसके फंक्शन के ऊपर, मतलब कि जो भी सेल है उसका जो भी फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा सेल का शेप, ठीक है। तो यहाँ तक इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये टॉपिक कवर किया है हम लोगों ने। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूकैरियोटिक सेल। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, राइट, डिटेल स्टडी देखेंगे क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल इन द सेंस यूनिसेल्युलर सेल्स, राइट, मतलब के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रेजेंट वो सभी किसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। वो सभी ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड होंगे, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया आपको। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, एग्जाम्पल आपको दिया गया है बैक्टीरिया, देन ब्लू ग्रीन आल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, मतलब कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या किसकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, मतलब कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड होंगे। देन दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स वो एकदम छोटे होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया बैक्टीरिया, राइट, तो आपको बैक्टीरिया पता है एकदम छोटे होते हैं। देन दे हैव द कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ मोर रैपिडली देन द
यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल्स के पास जो कैपेसिटी है टू मल्टीप्लाई, मतलब कि उसके नंबर्स में जो इंक्रीमेंट लाने की जो कैपेसिटी है यूकैरियोटिक सेल्स के पास, उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी किसके पास है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास प्रेजेंट है। देन दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, मतलब कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बैक्टीरिया की ही अगर हम बात करें तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, उसके अंदर आपको बोला गया है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज एंड शेप होती हैं। तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया है, तो 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, मतलब कि रोड शेप, राइट, वो कैसे दिखेंगे आपको, रोड शेप के दिखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज द कोकस, कोकस मतलब कैसे दिखेंगे आपको, स्पेरिकल सेल्स दिखेंगे, राउंड शेप में आपको दिखेंगे। थर्ड वन इज द विब्रियो, विब्रियो इन द सेंस कैसे दिखेंगे आपको, कोमा शेप। ये सभी टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं आगे के चैप्टर में भी, बट आपको यहाँ पर फिर से आया है तो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द स्पिरिलम इन द सेंस स्पाइरल शेप। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो बेसिलस, राइट, बेसिलस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या बोला, रोड शेप, मतलब कि आपको इस तरह से इस टाइप के सेल्स दिखेंगे, रोड शेप, राइट। दूसरे हम लोगों ने क्या बोला, कोकस, तो कोकस इन द सेंस राउंड सेल्स होंगे, इस तरह से राउंड सेल्स होंगे, वो सभी कोकस। कोमा शेप, तो कोमा शेप सेल्स कैसे होंगे, इस तरह से, विब्रियो, राइट, विब्रियो सेल्स। एंड लास्ट वन इज द स्पिरिलम, तो स्पिरिलम सेल्स कैसे होंगे, स्प्रिंग टाइप होंगे, राइट, तो स्प्रिंग टाइप इस तरह से आपको सेल्स दिखेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है जिसका शेप एंड साइज भी डिफरेंट है, राइट। तो यही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देखो अब आपको क्या बोला गया है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसके जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो फंडामेंटली तो सिमिलर है, मतलब कि सभी का जो फंक्शन है वो तो सेम ही फंक्शन है, भले ही उसका शेप डिफरेंट हो, राइट, फंडामेंटली सिमिलर है भले ही उसका शेप एंड फंक्शन डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। देन उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट, उसके अंदर जो भी सेल है, राइट, उसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेल वॉल, राइट, और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। इन द सेंस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। आफ्टर दैट द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जैसे ही हम लोगों ने आगे भी बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो तो साइटोप्लाज्म ही होगा। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड इन द सेंस उसके ऊपर कोई भी लेयर या फिर एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं नेक्ड, नॉट एनवलप बाय एनी या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट न्यूक्लियस में जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर या फिर एनवलप प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी न्यूक्लियस है वो जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें घूमता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये जो है आप देख सकते हो, ये सोचो कि जेनेटिक मटेरियल है, राइट, मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए। देन आफ्टर इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, राइट, द सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए
आउटसाइड द जीनोमिक मटेरियल, मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है जीनोमिक डीएनए के अलावा, राइट। जीनोमिक डीएनए जो उसके पास प्रेजेंट है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डीएनए अगर उसके पास प्रेजेंट है जो है सिंगल सर्कुलर डीएनए, और वो भी आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, राइट। जीनोमिक डीएनए के अलावा तो उसे हम कहेंगे दिस स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, राइट। प्लाज्मिड्स जो है उसके बारे में आप लोग आगे जाके डिटेल में स्टडी करोगे आगे के स्टैंडर्ड्स में। 12th में भी आपको दिया गया है बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। 12th के बाद जब आप आगे फर्दर स्टडीज़ करोगे उसके अंदर आपको पता चलेगा प्लाज्मिड के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच बैक्टीरिया, मतलब कि वो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। फिनोटाइपिक इन द सेंस आउटर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, मतलब कि जो भी आपको बाहर से जो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं ना उसके बारे में आपको बोला गया है कि वो आपको प्लाज्मिड डीएनए की तरह ही दिखेंगे, मतलब कि प्लाज्मिक डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए दोनों जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो सेम ही दिखेंगे। देन आफ्टर वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब कि उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करेंगे। देन आफ्टर इन हायर केसेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेजिन डीएनए, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ भी अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आपको में भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि 12th के अंदर आप लोगों को डिटेल में बोला गया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके मदर एंड फादर का जो डीएनए है, राइट, वो जब आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उससे भी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ आपको तो सिंगल सेल जो डीएनए होता है उसमें से जो दूसरा जो न्यू सेल फॉर्म होता है उसके अंदर जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर हमने एग्जांपल कौन सा लिया था, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इन द सेंस जो भी एक सिंगल बैक्टीरिया है वो जब डिवाइड होगा और दूसरे जो दो न्यू बैक्टीरियल सेल्स बनाएंगे उसके अंदर जो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों में 50-50% होगा, ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कहेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगर ये बैक्टीरिया है ये उसका डीएनए है, राइट, तो क्या होगा एक में से दो सेल्स बनेंगे, मतलब कि पहले ऐसे होगा दो सेल्स फॉर्म हुए फिर दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट था उसके अंदर 100% डीएनए प्रेजेंट था, यहाँ पर डिवाइड होना चालू हुआ तो लास्ट में जो दो सेल्स बनेंगे उसके पास 50-50% डीएनए प्रेजेंट होगा, मतलब कि इक्वली अमाउंट में डीएनए डिवाइड होगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक सेल का जो डीएनए था वो उसके जो डॉटर सेल से उसमें ट्रांसफ़र होना, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगी, जस्ट इनटू द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर रिबोसोम, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, राइट, उसके अंदर यूकैरियोटिक के जैसे ही अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो एक सेम ऑर्गेनिल जो प्रेजेंट है वो जस्ट खाली रिबोसोम है, राइट। रिबोसोम के अलावा दूसरे जो भी ऑर्गेनिल्स है वो सेम प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब कि रिबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी आपको देखने को मिलेंगे एंड यूकैरियोटिक में भी आपको देखने को मिलेंगे। इवन देन प्रोकैरियोटिक जो है उसके पास प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, राइट, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है रिबोसोम के पास, फिर भी वो आपको यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंसिजन्स, राइट, इंक्लूजन्स, मतलब कि प्रोकैरियोटिक के पास एक अलग एक डिफरेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन्स। अब वो ये जो इंक्लूजन्स है वो क्या है, वन टाइप ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड,
मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके पास एक स्पेसिफिक जगह होती है उसके सेल के अंदर जहाँ पर वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, राइट, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन्स। अ स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेसोसोम, राइट, ये भी याद रखना है आपको। इससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक आपको डिफरेंट या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या मेसोसोम, राइट। देन दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट क्या होंगे, मेसोसोम सेल्स प्रेजेंट होंगे। एक दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया है वो भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो टिपिकल बैक्टीरिया है उसकी साइज़ क्या है 1 to 2 माइक्रोमीटर। देन PPLO उसकी साइज़ क्या है 0.1 माइक्रोमीटर, राइट, मतलब कि बैक्टीरियल सेल्स जो है वो सबसे बड़े हैं, उसके बाद PPLO सेल्स है वो उससे छोटे हैं, और उससे भी छोटे वायरसेस, राइट, वायरसेस की साइज़ क्या होगी 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब कि एकदम छोटी साइज है, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है वो है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवेलप अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल एनवेलप क्या है, राइट, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सेल एनवेलप, राइट। और उसकी मॉडिफिकेशंस देखते हैं आगे। मोर प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्शियली द बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, राइट, मतलब कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, राइट, इन द सेंस बैक्टीरियल सेल्स, उसकी जो भी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी है सेल एनवेलप की वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स से अलग है, मतलब कि डिफरेंट है। The cell envelope consists of tightly bound 3-layer structure, right? Tightly bound 3-layer structure, मतलब कि बैक्टीरियल सेल्स में जो आउटर एनवेलप है या फिर सेल एनवेलप है वो 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। दैट इज द आउटर ग्लाइकोकेलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि सबसे बाहर की जो लेयर होगी, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर, देखो ये एक सेल है, आउटर मोस्ट जो लेयर है वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइको कैलिक्स, राइट। उसके बाद अंदर जो लेयर है वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, दिस लेयर इज सेल वॉल, और उसके भी अंदर एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब कि ये बैक्टीरियल सेल के पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो 3 लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, राइट। आउटर मोस्ट इज द ग्लाइकोकेलिक्स, देन उसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल, और उसके अंदर भी एक लेयर है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप्स फॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, बट ये तीनों जो एनवेलप्स फॉर्म हुए हैं उन तीनों का काम डिफरेंट है, सेम वर्क नहीं या फिर फंक्शन सेम नहीं है। इन तीनों का फंक्शन भी डिफरेंट है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। देखो इन तीनों एनवेलप का काम जो है वो डिफरेंट है, बट जब ये तीनों सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो वो क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, मतलब कि सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। देन आफ्टर बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, राइट। बैक्टीरिया जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन द सेल एनवेलप, मतलब कि सेल एनवेलप के डिफरेंस के बेसिस पर ये 2 ग्रुप्स दिए गए हैं। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू द स्टेनिंग प्रोड्यूस, राइट, मतलब कि स्टेनिंग डाई के सामने वो किस तरह से वर्क करते हैं, राइट। उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो बैक्टीरिया है उसके 2 ग्रुप्स, मतलब कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है,
बाय द ग्राम। ये जो ग्राम है ना वो साइंटिस्ट का नाम है, राइट, ग्राहम। ये जो ग्राम है उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक प्रोसीजर दी है, राइट, जिसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ रिएजेंट यूज होते हैं। वन इज द क्रिस्टल वायोलेट, अनदर वन इज द मिथिलीन ब्लू, फर्स्ट वन इज द क्रिस्टल वायोलेट, अनदर वन इज द आयोडीन, थर्ड वन इज द अल्कोहल एंड फोर्थ वन इज द सेफ्रानिक। ये चारों जो चीज़ें हैं उसके अंदर 2 डाइस है, एक है क्रिस्टल वायोलेट या फिर मिथिलीन ब्लू एंड लास्ट वन इज द सेफ्रानिक। ये दोनों जो डाई है उन दोनों के ऊपर जिस तरह से बैक्टीरिया वर्क करते हैं उनके बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। दोज दैट मेक अप द ग्राम स्टेन, मतलब कि जो ग्राम स्टेन को अंदर ले लेते हैं उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट दूसरे जो सेल है जो ग्राम स्टेन को अंदर नहीं लेते उसे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब कि उनकी जो एनवलप होते हैं ना, बाहर के एनवलप, उसमें डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों डिफ्रेंशिएट होते हैं। देन आफ्टर ग्लाइकोकेलिक्स डिफर इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब कि जो ग्लाइकोकेलिक्स की जो लेयर है वो भी डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट होते हैं, मतलब कि उसके कॉम्पोजिशन, मतलब कि उसका परसेंटेज एंड अनदर इज द उसकी थिकनेस। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग होती हैं। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम। कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा कि लूज शीथ होगी, मतलब कि जो बाहर का जो एनवलप है वो लूजली पैक्ड होगा, तो जिससे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ, मतलब कि दूसरे कोई बैक्टीरिया उसके अंदर क्या होगा कि ये जो लेयर है, मतलब कि ग्लाइकोकेलिक्स की जो लेयर है, जो एनवलप है वो थिक होगा एंड टफ होगा, तो उसे हम कहेंगे कैप्सूल, राइट। देन आफ्टर द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वॉल क्या करेगा, एक तो कोई भी जो बैक्टीरिया है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, राइट, और दूसरी चीज़ के उसका शेप जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसकी सेल वॉल के ऊपर। मतलब कि जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो शेप है, राइट, शेप के ऊपर क्या डिपेंडेंट होगा, तो उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देन टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलेप्सिंग, मतलब कि जो सेल वॉल है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द बर्स्टिंग एंड कोलेप्सिंग। मतलब कि कोई भी जो सेल है, राइट, उसके अंदर जो भी मतलब कि कंटेंट है वो अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, मतलब कि सेल टूट जाएगा, या फिर वो जो सेल है वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कि डेड हो जाएगा। उन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए कौन काम करेगा, तो सेल वॉल काम करेगा जो उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, राइट। सेल को जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है वो उसके ऊपर काम करेगा। देन आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, मतलब कि सेमी परमिएबल इन द सेंस वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इन द सेंस वो अंदर बाहर की जो प्रोसेस होते हैं ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, जो हम लोग पहले से एक एग्जांपल आपको दूं तो आप लोग पढ़ चुके हो। अगर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर बीच में कोई भी मैं एक मेम्ब्रेन रख दूँ जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक साइड जो है वो शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो क्या होगा, इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो वो क्या करेगी, जहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वहाँ से कहाँ पर जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इन द सेंस शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, तो क्या होगा कि शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के साइड मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या होगा कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो ना शुगर सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के साइड जाएंगे और ना ही वाटर के जो सॉल्यूशन है वो शुगर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वो उसे हम क्या कहेंगे,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हम कहते हैं जिसे वो, या फिर जो मेम्ब्रेन जो यूज़ की है हमने वो कौन सी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटर वर्ल्ड, ये अब आपको पता चल चुका होगा। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, मतलब कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर सेम ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, मतलब कि एक स्पेसिफिक चीज़ है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, क्या है, तो मेसोसोम्स। अब ये जो मेसोसोम्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो जैसे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, राइट, मतलब उसका गर्थ इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वो क्या करेगा कि सेल का जो शेप है उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लाएगा, और वो जो चेंजेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेसोसोम, मतलब कि उस चेंजेस से जो पोर्शन बनता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, मतलब कि स्पेसिफिक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर का जो पोर्शन बनता है उसे हम कहते हैं मेसोसोम। आफ्टर दैट दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, राइट, मतलब कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं वो कौन से किसके अंदर आए होंगे, या तो फिर वो वेसल्स के अंदर आए होंगे, या फिर ट्यूब्यूल्स, या फिर लेमेला। इन तीनों में से किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी चेंज आए हैं। और अगर एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आए तो वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंजेस करेंगे, इन द सेल, मतलब कि जो भी सेल है उसमें भी वो चेंजेस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक मेम्ब्रेनियस लेयर जो फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं मेसोसोम। ठीक है, अब ये जो मेसोसोम है उसका काम भी है, एक फंक्शन है उसका, स्पेसिफिक फंक्शंस भी है मेसोसोम्स का, तो वो क्या है वो देखते हैं। दे हेल्प इन द सेल फॉर्मेशन, मतलब कि एक काम क्या है उसका, इन द सेल फॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी न्यू सेल अगर फॉर्म करना है तो उसके अंदर ये वर्क करेगा, मतलब कि काम करेगा। देन आफ्टर एक चीज़ तो हमने क्या बोली कि सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए में से फिर से दूसरा डीएनए बनाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जो आप 12th में डिटेल में स्टडी करोगे। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, राइट, मतलब कि जो भी न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो भी अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल, राइट, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल कितने अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डॉटर सेल्स के अंदर, उसके ऊपर भी वो वर्क करेगा। देन दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन में भी वर्क करेगा। सिक्रेशन प्रोसेस, देन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, मतलब कि सिक्रेशन में वर्क करेगा। दूसरा तो कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में वर्क करेगा। एंड लास्ट वन इज द एंजाइमेटिक कंटेंट, मतलब कि जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, राइट, या फिर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है उसके ऊपर भी वो स्पेसिफिक वर्क करेगा। देन आफ्टर इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, देखो ये स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, एमसीक्यू के लिए याद रखना आप कि जो साइनोबैक्टीरिया है देयर आर आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस इन द साइटोप्लाज्म, राइट, वहाँ पर क्या होगा कि जो साइनोबैक्टीरिया है वहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, राइट, वहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सटेंशंस प्रेजेंट होंगे जिसे हम कहते हैं क्रोमोफोर्स, राइट, और ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट्स, राइट, मतलब कि क्रोमोफोर्स जो है वो पिगमेंट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसके पास पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो कलर जो होता है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो वन टाइप ऑफ आल्गी है या फिर जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन आल्गी, राइट, ये जो ब्लू ग्रीन आल्गी है वो वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है और फिर आल्गी है, ठीक है, दोनों सेम ही है, बट दे कंटेन अ पिगमेंट्स, राइट, उसके पास पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देन आफ्टर बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द
टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि डिपेंड किसके ऊपर होंगे, बैक्टीरिया के टाइप के ऊपर। उसके बाद इफ मोटाइल दे हैव टाइनी फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड द फ्लैजेला। अगर कोई भी बैक्टीरिया है जिसके पास अगर मतलब कि मूवमेंट की मतलब कि मोटिलिटी प्रेजेंट है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेलम या फिर फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होगा, जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। देखो आप लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो देखा होगा, मतलब कि एक बैक्टीरिया है राइट, उसकी टेल होती है राइट, टेल जो होती है ना उसे हम कहते हैं फ्लैजेला। और ये जो फ्लैजेला है वो क्या करता है, तो इट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन द मूवमेंट या फिर लोकोमोशन के लिए, या फिर मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर ही आपको फ्लैजेला देखने को मिलेंगे। अगर नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होंगे तो उसके अंदर आपको फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो फ्लैजेला है वो जो टेल है वो क्या करती है, तो मूवमेंट में हेल्प करती है। बट अगर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेलास होते हैं राइट, जो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 या 3 के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। देन आफ्टर बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरियल फ्लैजेलम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज द फिलामेंट, अनदर वन इज द हुक एंड थर्ड वन इज द बेसल बॉडी। देखो ये हमें पता है फिलामेंट, फ्लैजेला जो है ना उसे हम कह सकते हैं कि फिलामेंट है राइट। और दूसरी एक चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ये जो बैक्टीरिया का सेल एंड ये जो फिलामेंट या फिर फ्लैजेला है उन दोनों को अटैच करके रखती है, जिसे हम कहते हैं हुक, और इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। ये 3 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन राइट, फिलामेंट क्या है, तो लॉन्गेस्ट पोर्शन है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, मतलब कि सेल सरफेस पर से स्टार्ट होते हैं और टू द आउटसाइड, मतलब कि जो ये जो सेल सरफेस है ना यहाँ से स्टार्ट होकर बाहर तक प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर बिसाइड्स फ्लैजेला, देखो फ्लैजेला के अलावा भी जो भी बैक्टीरिया उसके पास दूसरे भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं पीली या फिर फेमरी राइट। तो उसके बारे में देखते हैं। आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, मतलब कि वो जो पीली है एंड फेमरी है वो दोनों भी सेल सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, बट दे डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द मोटिलिटी, मतलब कि वो मोटिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। द पीली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये जो पीली है वो स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और जो फिमरी है, द फिमरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्पोर्टिंग आउट ऑफ द सेल, मतलब कि ब्रिस्टल लाइक मतलब कि छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल सरफेस में से बाहर निकलते हैं। देखो ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ये सेल सरफेस में से छोटे छोटे हेल लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं फिमरिया राइट। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rocks in streams and also to the host tissue, मतलब कि ये जो फिमरी होते हैं वो किसके अंदर वर्क करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो अगर पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है तो उसको किसी भी रॉक के साथ अटैच रखने में हेल्प करेंगी, या फिर अगर कोई भी दूसरे होस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं ना राइट, मतलब कि दूसरे किसी भी ऑर्गन्स के या फिर दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन सेल्स के साथ अगर उसे अटैच रहना है राइट, तो उसमें भी वो हेल्प करेंगे होस्ट को। ठीक है। देन रिबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, रिबोसोम की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो रिबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं, और जो अगर यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 80S रिबोसोम्स होते हैं राइट। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ है 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर साइज़ होगी रिबोसोम की राइट। 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं 50S एंड 30S राइट, मतलब कि जो
ऊपर का जो साइज है वो बड़ी हो गई, मतलब कि ऊपर 50S प्रेजेंट होगा, नीचे 30S प्रेजेंट होगा, राइट, और 70S रिबोसोम्स उसके पास होते हैं। आफ्टर दैट रिबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रिबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, मतलब कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए में से क्या बनेगा? प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स बनाने में जो हेल्प करता है वो कौन करेगा? रिबोसोम्स हेल्प करेंगे। सेवरल रिबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीरिबोसोम्स और पॉलीसोम। मतलब कि ये जो रिबोसोम होते हैं वो किसी भी सिंगल एमआरएनए के साथ अगर अटैच्ड हो जाएंगे और एक चेन फॉर्म करेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीरिबोसोम या फिर पॉलीसोम। द रिबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये चीज़ मैंने आपको अभी ही बताई थी कि जो रिबोसोम है वो क्या करते हैं? दे विल ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, मतलब कि एमआरएनए में से वो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। अब इंक्लूजन्स बॉडी, इंक्लूजन्स बॉडी आगे भी हमारा जो पेज था उसके अंदर वर्ड आया था इंक्लूजन। मैंने तब आप लोगों को बोला था कि दे वर्क एज अ स्टोरेज फॉर्म, राइट, मतलब कि फूड स्टोरेज में वो वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली गई है, देखते हैं। Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। मतलब कि जो भी रिजर्व फूड होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो स्टोर्ड कहाँ पर होगा? इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन से वो अटैच नहीं होता है, बट दे लिव इन फ्री स्टेट। एग्जाम्पल दिया गया आपको फोस्फेट ग्रेन्यूल्स या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, देन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, राइट। ये अलग अलग फॉर्म्स में जो फूड है वो स्टोर्ड होके रहता है। देन आफ्टर गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन आल्गे एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर भी फूड स्टोर्ड होके रहता है। वो आपको कहाँ कर देखने को मिलेंगे? ब्लू ग्रीन या फिर पर्पल या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब कि ब्लू ग्रीन आल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, फिर पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज के अंदर आप लोगों को इंक्लूजन बॉडीज जो है वो देखने को मिल सकती हैं। और इन तीनों चीज़ों के अंदर जो भी इंक्लूजन बॉडी होगी कौन से फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स के फॉर्म में होंगी प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों उसको अच्छे से डिटेल में समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।